हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। तो स्टार्टिंग से अभी करते हैं शुरू। सबसे पहले इस टॉपिक का हम करेंगे पॉलीमर्स। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पॉलीमर्स। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर द सब्सटेंसेस विच हैविंग हाई मोलिकुलर मास एंड ईच यूनिट ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोलिक्यूल जॉइंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होता है? पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है और वो बहुत छोटे छोटे सिंपल मोलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है। और वो सिंपल मोलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। ऐसे आपस में सिंपल मोलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ के एक दूसरे से जुड़ के एक लार्ज चेन बना देंगे, जिसका हाई मोलिकुलर मास हो जाएगा और जिसको हम पॉलीमर बोलेंगे। तो इसमें आगे क्या बोल रखा है? द रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन द पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर। तो जो मोनोमर में जो भी सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के मोनोमर को बनाते हैं, उन सिंपल मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। इनको रिपीटिंग यूनिट भी बोलते हैं। जब मोनोमर्स को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे एक दूसरे के साथ जोड़ के, तो वो पॉलीमर बना देंगे। ठीक है। और द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, जिस प्रोसेस के तहत ये मोनोमर्स को हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। जैसे कि पॉलीमर क्या होता है? जिसका हाई मोलिकुलर मास होता है, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स। ठीक है। उन स्मॉल मोलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर्स। ठीक है। अभी जैसे पॉलीमर दो वर्ड से मिलके बना है, जैसे कि इस पॉलीमर को अगर हम लिखेंगे, पॉलीमर दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मर का मतलब यूनिट। ठीक है। जिसमें बहुत सारी यूनिट जुड़ जाते हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं। और सेम टू सेम ऐसे मोनोमर को क्या बोलेंगे? मोनोमर किस किस चीज़ से मिलकर बना है? मोनो और मर। मोनोमर में क्या होगा? मोनो मतलब सिंगल, मर का मतलब यूनिट। जिसमें सिंगल यूनिट हो तो सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलेंगे। बट जब ये सिंगल यूनिट आपस में जुड़ के लंबी चेन बना लेगी, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर बनाएंगे, जिसका हाई मोलिकुलर मास होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप आइडिया लगाओ, जो हमारी वॉल होती है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है। जो हमारी दीवार होती है वो ईंट से मिलकर बनी होती है। तो हर एक ईंट एक जैसी होती है, तो हर एक ईंट को हम क्या मान लेंगे? मोनोमर। तो हर एक ईंट दूसरे ईंट से ऐसे जोड़ी जाती है। ठीक है। तो ऐसे जुड़ के रिपीट, जब इसको रिपीट करते जाएंगे हर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में की है, इस डायरेक्शन में भी करेंगे, इस डायरेक्शन में भी करेंगे ऐसे। ठीक है। तो इस मोनोमर को रिपीट करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका हाई मोलिकुलर मास होता है, इसको पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है, और पीवीसी की पाइप जो अपने घरों में होती है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। जो पेड़ों से रबड़ मिलता है वो इसका एग्जाम्पल है। जो एनिमल्स में जो भी स्टार्च होती है वो इसका एग्जाम्पल है। स्टार्च, सेलुलोज, ये इसका एग्जाम्पल है। ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अभी आगे टॉपिक करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन ए चेन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपी। मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलीमर में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट कितनी है, वो हमको क्या बताएगा? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें बता रखा है पॉलीमर जिसके अंदर लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है उनको क्या बोलेंगे? ओलिगोमर्स। उसके अंदर 2 से लेके 9 तक मोनोमर होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? ओलिगोमर। ओलिगो का मतलब कुछ, मर का मतलब यूनिट, इसमें कुछ यूनिट होंगी। ठीक है। जबकि पॉलीमर जिसके अंदर हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके अंदर क्या होगा? उसको हाई पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है। अभी आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हमको ये करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट के हिसाब से हम पॉलीमर को कितने भाग में बांटेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है होमोपॉलीमर।
और दूसरे नंबर पे है कोपॉलीमर। तो इसमें वन बाय वन करते हैं। पहले देखो होमोपॉलीमर करते हैं। होमोपॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, उसकी उसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है उस जिस पॉलीमर की, वो ओनली एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से आती है। मतलब क्या है? जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है पॉलीथीन का। पॉलीथीन का एग्जांपल करेंगे। पॉलीथीन के एग्जांपल में ये किस चीज़ का हम कर रहे हैं? होमोपॉलीमर का। ठीक है। पॉलीथीन में किसी ने क्या बोल रखा है? एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है केमिस्ट्री में इथीन। इथीन, ठीक है। जब इथीन को एक से ज़्यादा बार लेंगे, मतलब n बार ले लिया हमने, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हमने n लिख दिया। अभी इसको हम क्या करेंगे? पोलीमराइजेशन होने के लिए रख देंगे। वो जब इसका पोलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक पॉलीमर बन जाएगा। तो इसे लगते लगते पूरी चेन, लंबी चेन बन जाएगी, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे n लिख देंगे। मतलब ये वाली यूनिट इसको n बार रिपीट करते करते जाएंगे तो ये पॉलीमर हमारा, ठीक है। इस पॉलीमर का नाम क्या है? पॉलीथीन, ठीक है। अभी इसमें ये जो पॉलीमर बना है ये बस एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट से बना है। ये इसका मोनोमर है। इसका मोनोमर क्या है? इथीन। ये एक ही इथीन के मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। एक ही इथीन का मॉलिक्यूल जब वापस में रिपीट करते 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 जाएंगे तो हमारा ये पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर, जो कि बस एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से मिल के बना हो, ठीक है। एक ही टाइप का मोनोमर यूनिट ने पूरा पॉलीमर बना दिया हो, रिपीट कर करके अपने आप को, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सेम ये रिएक्शन एग्जांपल दे रखी है, और इसके एग्जांपल क्या क्या? होमोपॉलीमर के पॉलीप्रोपिलीन हो गया, TVC हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये इसके एग्जांपल है। दूसरा क्या दे रखा है? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या बोल रखा है? पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स इज नोन एज कोपॉलीमर। इन इट इज, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोपॉलीमराइजेशन। मतलब क्या होता है? होमोपॉलीमर में क्या होता है? बस एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट पूरा पॉलीमर बना देगी। कोपॉलीमर में क्या होगा? एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगी और पॉलीमर बना देगी। इसमें एक ही मोनोमर चाहिए हमको, इसमें एक से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मैं वही करवा देता हूँ। अभी हम कर रहे हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या दे रखा है? नायलॉन 66। इसमें एक कंपाउंड होता है ये NH2 CH2 NH2 प्लस में CH2 6। इसका नाम क्या होता है? हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। इसका नाम क्या होता है? एडिपिक एसिड, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ आपस में मिल जाएंगी और पॉलीमराइजेशन करेंगी तो हम क्या करेंगे? इसकी भी n यूनिट ले लेंगे और इसकी भी n यूनिट ले लेंगे। मतलब इसकी अगर 100 ली है तो इसकी भी 100 लेंगे, 200 ली है तो इसकी भी 200 ले लेंगे, मतलब बराबर बराबर लेंगे। तो होगा क्या? यहाँ पे n के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H और H। तो एक वाला हाइड्रोजन और इसका जो OH लगा हुआ है, ये H और OH क्या मिलके बना देगा? पानी। तो जब ये दोनों 2 यूनिट आपस में पास में आएंगी तो एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इन दोनों के बीच में से, ठीक है। जब ये एक यूनिट, ये और एक यूनिट दोनों की सिंगल सिंगल यूनिट आपस में पास आएगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर दोबारा से ये वापस इसके साथ करेगा। तो ऐसे एक जोड़ा इसका, दोबारा से एक जोड़ा इसका, दोबारा से एक पेयर इसका, ठीक है। ऐसे आपस में रिएक्ट करते जाएंगे। तो पहले ये, फिर अगेन ये, फिर ये, तो ऐसे एक पूरी चेन बन जाएगी जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो दिखने में कैसी होगी वो चेन? इसको एन टाइम लिख देंगे।
ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये वाली यूनिट पहली वाली है और ये वाली यूनिट दूसरे वाली है, दोनों का ये नया बॉन्ड बना है और दोनों के बीच में से H2 रिमूव हो गया है। ठीक है, इस टाइप के पॉलीमर को जिसमें कि एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट आपस में जब जुड़ती हो फिर पॉलीमर हमारा बनता हो, ठीक है, उस टाइप के पॉलीमर को क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। एग्जाम्पल क्या है इसका, नायलॉन 6,6, इसको हम नायलॉन बोलते हैं। और 6 का मतलब क्या है, इस वाले में 6 CH2 है, इस वाले में 6 मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, ये इसका कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ सोर्स। तो इसमें सबसे पहले हमको करना है नेचुरल पॉलीमर्स। तो क्या बोल रखा है, पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। जो पॉलीमर हमको नेचर में मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स। दे आर अकर इन नेचर मोस्टली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ज़्यादातर हमको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, रबर हो गया, ये हमको नेचुरल पॉलीमर में मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, ऐसे टाइप के पॉलीमर जिनको हम अपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, फिर जिनको हम मैन मेड पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। दे हैव बीन डेवलप्ड इन द प्रेजेंट सेंचुरी टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक आविष्कार है। ठीक है, एक ऐसा डेवलप किया गया है। एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया। पीवीसी आपने देखा होगा, जो अपने घरों में पाइप्स होती हैं, दीवारों में लगाई जाती हैं, वो पीवीसी की पाइप्स होती हैं, तो वही पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन, जो हमारे बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जैसे नॉन स्टिक पैन बनाए जाते हैं, तो ये वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अभी आगे आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। द पॉलीमर आर मोस्ट डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल अकरिंग पॉलीमर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। मतलब क्या है, सेमी सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होता है। सेमी सिंथेटिक बोले तो आधे सिंथेटिक, मतलब वो मिलेंगे तो हमको नेचुरल नेचर से ही, लेकिन उसके अंदर हम केमिकल मॉडिफिकेशन कर देंगे, उनमें हम कुछ केमिकल मिला के उसको कुछ मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे ज़्यादा यूज़ में आ जाए वो। अभी हम आगे चलेंगे, इस पेज पे दे रखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, 2 टाइप के। ठीक है, पहला कौन सा, एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन देखो, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो बनते तो मोनोमर से ही हैं, ये तो हमको पता ही है, लेकिन जब मोनोमर यूनिट आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगी, एक मोनोमर यूनिट दूसरे मोनोमर यूनिट से सिंपली चिपक जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, उनमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बस ऐड ही ऐड होता जाएगा, एक दूसरे से जुड़ेगी, दूसरी तीसरे से जुड़ेगी, ऐसे ऐड होते 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 पूरा पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के पॉलीमर को क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब डेफिनेशन में देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर सिंपली ऐड ऑन वन अनदर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट। मतलब क्या है, जो भी मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है, ये मोनोमर यूनिट सिंपली ऐड हो जाएंगी, एक मोनोमर यूनिट दूसरी मोनोमर यूनिट से सिंपली ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, जिसको पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐड होने के बाद बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगी, पॉलीमर बना देगी, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट। जब ये आपस में ऐड होंगे तो ऐड होने से कोई भी बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा, कोई भी छोटे मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होंगे, बस दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पॉलीथीन है, जो मैंने रिएक्शन पहले करवाई थी। और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, ब्यूटाडाइन, पीवीसी, पीटीएफई, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी को बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पीटीएफई इसको बोलते हैं, टेफ्लॉन को बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल रबर हो गया, ये पॉलीप्रोपिलीन हो गया, ये इन सबकी मोनोमर यूनिट दे रखी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल in such a way that the elimination of simple water molecules take place। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये ऐसे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो तब कैसे बनते हैं, जब मोनोमर यूनिट, एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट आपस में पास आएंगी। जैसे ही पास आएंगी तो सिंपली ऐड नहीं होंगी, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता था, सिंपली ऐड ना हो गए, जब ये पास आएंगी तो इनके अंदर से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया था लास्ट कोपॉलीमर में। ठीक
ठीक है। कोपॉलीमर में जब दोनों मॉलिक्यूल पास आए थे तो एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था। तो पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था मतलब दो पास में आएंगे, आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने से ही स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो इस टाइप के पॉलीमर को जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और पॉलीमर को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? नाइलॉन 6,6। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स याद कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे। एक टेबल बना रहा हूँ मैं, जिसमें इस तरफ मैं लिखूँगा अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स, और यहाँ पे उसको मोनोमर यूनिट बतानी आएगी, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ठीक है। बस एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीमर जिसका नाम है पॉलीथीन। जो मार्केट में हमको मिलती है पॉलीथीन, वो वाली। ठीक है। पॉलीथीन। अगर किसी भी पॉलीमर का ऐसा नाम आ गया, उसकी मोनोमर यूनिट का नाम लिखना आ गया, तो एक काम करो, उसकी आगे का पॉली हटा दो। ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? इसी मोनोमर यूनिट का नाम आएगा। जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसे चल जाएगा। ठीक है। तो पॉलीथीन, इसी मोनोमर यूनिट का नाम क्या आएगा? इथीन। ठीक है। इसमें बस पॉली लगा देंगे तो पॉलीमर बन गया, पॉली हटा देंगे तो मोनोमर बन गया। स्ट्रक्चर क्या होता है इथीन का? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिखता कैसा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। ये CH2 पॉलीथीन का होता है। दूसरा क्या आएगा? पॉली प्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉलीप्रोपिलीन की मोनोमर यूनिट का नाम क्या आएगा? प्रोपिलीन। ठीक है। पॉली हटा देंगे, आएगा क्या? सेम सेम स्ट्रक्चर याद रखना। बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर किससे कर देंगे? CH3 से। बाकी हाइड्रोजन को सेम रखेंगे। तो ये पॉलीप्रोपिलीन बन की मोनोमर यूनिट बन गई। अब तीसरा बात करेंगे PVC। PVC की फुल फॉर्म होते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको PVC बोल देते हैं। ठीक है। तो इसकी मोनोमर यूनिट का नाम क्या आएगा? विनाइल क्लोराइड। ठीक है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? जो हमने H रिप्लेस करके CH3 लगाया था, अब की बार H रिप्लेस करके क्या लगाना पड़ेगा? क्लोरीन। बाकी हाइड्रोजन को सेम रखेंगे, तो ये विनाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है। फोर्थ क्या करेंगे? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PTFE। ठीक है। और कॉमन लैंग्वेज में टेफ्लॉन, जो बर्तनों पे कोटिंग होती है, वो ये वाला पॉलीमर होता है। तो इसमें से पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन है, इसकी मोनोमर यूनिट का नाम क्या आएगा? बस पॉली हटा देंगे, टेट्रा फ्लोरो इथीन। टेट्रा फ्लोरो इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर हमको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन टेट्रा फ्लोरो है, मतलब कितने? 4 फ्लोरो है। तो चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से? 4 फ्लोरीन से। तो ये हमारा टेट्रा फ्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर बन गया। अभी और किसी की बात करेंगे। नेचुरल रबर। पेड़ों से हमको जो नेचुरल रबर मिलता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? पॉली आइसोप्रीन। ठीक है। नेचुरल रबर का दूसरा नाम होता है पॉली आइसोप्रीन। तो इसका मोनोमर यूनिट क्या आ जाएगी? आइसोप्रीन। स्ट्रक्चर याद रखना इसका, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, CH2। यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है। ये नेचुरल रबर होता है। या एक आपको करना है सिंथेटिक रबर, जिसका नाम होता है पॉली क्लोरोप्रीन, जिसको दूसरा और क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। ठीक है। इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। मोनोमर यूनिट का नाम क्या आ जाएगा? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम टू सेम ये वाला स्ट्रक्चर, बट जो मिथाइल है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? क्लोरीन से। ठीक है। तो ये क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने पॉलीमर मोनोमर स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, याद रखना, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, सारे पॉलीमर को एक बार पढ़ते हैं और दिखते कैसे हैं। वो मैंने एक बार आपकी लिस्ट तो बनवाई दी है, एक बार वापस देख लेते हैं। बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक रेजिन। सबसे पहले पॉलीमर कौन सा दे रखा है? पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या बोल रखा है? पॉलीथीन मोस्टली पॉपुलर यूज प्लास्टिक है
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लास्टिक है। इट इज़ प्रिपेयर बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ये इथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तब जाके ये बनेगा अंडर हाई प्रेशर, इतना प्रेशर लगेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाएगा की ज़रूरत पड़ेगी, और हाई प्रेशर लगाने के बाद इथीन का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया है। इसका मोनोमर कैसा दिखेगा, ये इसका मोनोमर होता है। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइज उसका ऐसे दिखेगा, यहाँ पे एन लगा देंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। पॉलीथीन क्या होता है, वाइट, रिजिड, वैक्सी और ट्रांसलूसेंट इसका करेक्टरिस्टिक्स होती है। ये नॉन पोलर मटेरियल होता है। नॉन पोलर मटेरियल मतलब ये पानी को अपने पास चिपका के नहीं रखता। ठीक है, पानी इसके ऊपर डालेंगे और रिमूव करेंगे तो पानी निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं इससे। ठीक है, और केमिकल रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, जो भी अपने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं केमिस्ट्री में, ये उससे रेजिस्टेंट होता है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्लिगेन सॉल्ट सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, ये रहने दीजिए। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये गुड इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा, इसलिए ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई स्ट्रेन स्ट्रक्चर पॉलीथीन क्रिस्टलाइज वेरी इजीली फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंसुलेटर पार्ट बोटल कैप किचन डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इसके यूज़ दे रखे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंसुलेटर प्रॉपर्टी होने की वजह से बोटल कैप किचन डोमेस्टिक अप्लायंसेज, टॉय शीट और पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, पाइप्स, कोटिंग वायर्स, केबल्स, बैग, तो ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट ऐसे ही दे रखा है पॉलीप्रोपिलीन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये पॉलीप्रोपिलीन का स्ट्रक्चर है, ये गलत दे रखा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं आएगा ये। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा, जेड आएगा ये, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है, एक्सटीरियर रेगुलर और हाई क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है। इट पोजेस बेटर हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस देन पॉलीथीन, ये पॉलीथीन के मुकाबले में इसकी ज़्यादा हार्डनेस होती है, ज़्यादा स्टिफनेस होती है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका, मेकिंग रस्सी बनाने में, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, हैंड बैग बनाने में। ठीक है, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। आगे दे रखा है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड मोनोमर होता है इसका। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये पीवीसी बन जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, बाय ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ वाटर इमल्शन ऑफ इन द स्मॉल प्रेजेंस ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड और H2O2। ठीक है, H2O2 की प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होगा। प्रॉपर्टी क्या होती है पीवीसी, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और केमिकली इनर्ट पाउडर होता है, रेजिस्टेंट टू लाइट। ठीक है, और क्या है, इट इज़ वाइडली यूज एज सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ क्या है इसके, रिजिड पीवीसी, इट इज़ अनप्लास्टराइज पीवीसी है सुपीरियर केमिकल रेजिस्टेंट एंड हाई रिजिडिटी बट इज़ ब्रिटल, इसकी सुपीरियर केमिकल रेजिस्टेंट होती है, मतलब केमिकल इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंट होता है केमिकल रिएक्ट। ठीक है, और हाई रिजिडिटी, इसकी रिजिडिटी हाई होती है। इट इज़ यूज फॉर शीट्स, मेकिंग शीट्स, लाइट फिटिंग, सेफ्टी हेलमेट्स, रेफ्रिजरेटर कंपाउंड, ये सब टायर्स, ये सब बनाने में इसका काम आता है। ठीक है, आगे दे रखा है PTFE। ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका नाम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किससे, पॉलीमराइजेशन ऑफ, इससे, इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, ये इसका मोनोमर होता है, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ऐसा दिखेगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है और टफ होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है बैड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टेफ्लॉन कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर प्रिपेयरिंग सील्स, गैस लिड्स टू विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाली जगहों में और हाई प्रेशर वाली जगहों में सील्स, किसी जगह को सील करने के लिए, किस चैम्बर को सील करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, किसी कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन किया, वहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लीक ना हो। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, टू मेक नॉन स्टिक सरफेस ऑफ कुकिंग पैन, जो हमारे कुकिंग बर्तन होते हैं उनके जो भी सरफेस होते हैं उनको नॉन स्टिक बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स। तो जल्दी से कर लेते हैं, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन वाइज चलते हैं। प्लास्टिक्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायरेबल शेप व्हेन सब्जेक्ट टू दैट प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। मतलब क्या है, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है और जिनको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डिजायरेबल शेप में,
जब उस पर हम हाई प्रेशर लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हाई प्रेशर लगाएंगे उस ऑर्गेनिक मटेरियल, हाई प्रेशर लगाएंगे तो उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? प्लास्टिक्स को। ठीक है, ये ऐसे वाले ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब बात आएगी हाई प्रेशर लगाएंगे तो कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी रिएक्शन होती है ए से बी में जाती है, कोई भी रिएक्शन होती है जो ए से ऐसे एरो मार के बी प्लस सी में जाती है। अगर मान लो ये 12 घंटे लगाती है तो कैटलिस्ट ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा केमिकल होता है, इस ए के साथ अगर डाल देंगे ना कैटलिस्ट को तो रिएक्शन तो सेम यही जाएगी, रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। 12 घंटे की जगह अभी 8 घंटे में जाने लग जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्लास्टिक्स के? पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आपने पहले भी कर लिए होंगे पॉलीमर वाले में। अभी आगे चलते हैं। इसमें आपको 2 मेन आपको प्लास्टिक करने हैं। कौन कौन से? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। तो सबसे 1 बाय 1 करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक 2 टाइप के आपको करने हैं, वो भी सिंथेटिक वाले में। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपने देखा होगा कोई भी प्लास्टिक होता है जब उसको गर्म करेंगे, जनरल सी बात है, गर्म करेंगे प्लास्टिक को, जैसे ही उसका टेम्परेचर हाई होगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखिए, दीज आर दोज मटेरियल्स विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। अगर हीट करने पे कोई प्लास्टिक अगर परमानेंट चेंज आ गया उसमें, उसके स्ट्रक्चर में, तो उस वाले प्लास्टिक को क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जबकि परमानेंट चेंज कैसे आएगा? व्हेन हीट इज सप्लाइड दे फर्स्ट बिकेम सॉफ्ट। जब पहले उसको हीट करेंगे इन प्लास्टिक को, वो पहले सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन और जब फर्दर हीटिंग करते जाएंगे दे अंडरगो केमिकल चेंज, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज आएगा और वो एक्वायर कर लेंगे 3 डायमेंशन क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। वो 3D स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेंगे। पहले तो नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, पॉलीमर ही तो होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे और फर्दर हीटिंग करते जाएंगे तो केमिकल चेंज आएगा, जो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब आपस में लिंक हो जाएंगे सारे स्ट्रक्चर, सारी चेन आपस में 3 डायमेंशनल। अभी पेपर से ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 3 डायमेंशन क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाएगा विद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जिसकी वजह से ये परमानेंटली हार्ड बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे वाले प्लास्टिक्स को क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो हाई टेम्परेचर करने पे परमानेंट चेंज हो जाए उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, बैकेलाइट। ठीक है, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये इसके एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट करते हैं थर्मोप्लास्टिक। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, ये ओनली थर्मोप्लास्टिक है। दीज आर दोज plastics in which intermolecular force of attraction in between those of elastomers and fibers. There is no cross linking between the chains. They became soft on heating and again. इसमें क्या बोल रखा है? दे कैन बी इंडिविजुअल शेप। ये ऐसे टाइप के प्लास्टिक होते हैं जिनको जब अगर हम हीट करेंगे, हीट करने पे वो सॉफ्ट तो हो जाएंगे, लेकिन वापस से ठंडा करने पे वापस से हार्ड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके अंदर कुछ परमानेंट चेंज आ जाएगा, परमानेंट चेंज नहीं आएगा। ठंडा करने पे वापस से वैसे के वैसे बन जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई भी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, देयर इज़ नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन। इनके चेन के बीच में कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑन हीटिंग दे कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू इंडिजायरेबल शेप। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इनको हीट करने पे इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे है? पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है, ये पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन कैसे कैसे बनाते हैं हमने पॉलीमर में पढ़ लिया था, ये रिएक्शन हमने कर ली थी, इसके प्रॉपर्टी और यूज़ हमने पिछली उसमें कर लिए थे। सेम ऐसे पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ लिया था, ऐसे ही टेफ्लॉन के बारे में हमने भी लास्ट उसमें पढ़ लिया था। सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में क्या बता रखा है? डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बस एक बार डिफरेंस देख लो। थर्मोप्लास्टिक करेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग रीडली, मतलब वो आसानी से, रीडली मतलब आसानी से, वो आसानी से हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये आसानी से सॉफ्ट नहीं होंगे। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये कैसे बनते हैं? बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की वजह से बनेंगे, और ये किस प्रोसेस से बनते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, दे आर यूजुअली सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं। ठीक है, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल। ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स।
ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन लीनियर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनके अंदर होते तो पॉलीमर ही हैं ये भी, लेकिन इनके अंदर लॉन्ग चेन लीनियर माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मतलब लीनियर होती है चेन, सीधी सीधी सीधी। इसके दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, मतलब इसमें सीधी लीनियर चेन नहीं होगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है, हर तरफ फैली हुई है ये चेन इसकी, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल नेटवर्क बोलते हैं। दे कैन बी प्रोसेस अगेन एंड अगेन, इनको हम वापस से प्रोसेस कर सकते हैं, हीट करके किसी दूसरे शेप में ढाल दिया, ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल इसके पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन है। इसके एग्जाम्पल बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और पॉलीस्टाइरीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ रबर। रबर जो कि आपने सुना होगा, जो हमको पेड़ से मिलता है वो रबर होता है, ठीक है। तो रबर भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला होता है नेचुरल रबर, दूसरा होता है सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर जो हमको नेचर से मिलता हो, सिंथेटिक रबर जो हम लैब में बनाते हो। तो 1 बाय 1 करते हैं। नेचुरल रबर करते हैं पहले से। नेचुरल रबर क्या होता है? ये पॉलीमर होता है किसका? आइसोप्रीन का। एक मोनोमर होता है, एक कंपाउंड होता है आइसोप्रीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है 2 मिथाइल ब्यूटावनथेडाइन, जिसको नॉर्मल हम बोल देते हैं आइसोप्रीन। ये एक मोनोमर होता है। जब ये वाला मोनोमर आपस में जुड़ता जाएगा तो क्या बना देगा? एक पॉलीमर बना देगा। उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रबर, ठीक है। और क्या नाम है इसका दूसरा? पॉली आइसोप्रीन। तो ये वाला आइसोप्रीन होता है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आइसोप्रीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब ये आइसोप्रीन स्ट्रक्चर इसको एन टाइम लेंगे, उसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो आपस में जुड़ के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपस में जुड़ के ऐसा बन जाएगा। और ये आइसोप्रीन था तो ये पॉलीमर को क्या बोलेंगे? आगे पॉली लगा देंगे तो पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर। और ये बना कैसे? यहाँ पे आप देखोगे आइसोप्रीन में डबल बॉन्ड 2 किनारों पे होते हैं, इस पे होते हैं और इस पे होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। और ये कैसा हुआ? आप ऐसे आइडिया लगाओ, मैं लिख के दिखा देता हूँ। हम क्या बात कर रहे हैं? नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रबर में जो मोनोमर यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। दिखती कैसे है वो? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऊपर CH3। ये आइसोप्रीन होती है। जब ऐसी ही सेम टू सेम 2 आइसोप्रीन जुड़ जाएंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर CH3, ऐसे जुड़ती जाएगी, चेन चलती जाएगी। लेकिन जब ये आपस में पास में आएंगे तो क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होते होते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये वाला जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ये H2C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बन गया CH, और ये सिंगल बन जाएगा। ये सिंगल होके इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3। तो ऐसे अपनी कहानी चलती जाएगी और पीछे से भी ऐसे कहानी चलती हुई आ रही है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे सबको क्या कर देंगे? एक यूनिट को पकड़ेंगे, उसको ऐसे बना के एन लिख देते हैं उसके आगे, तो ये हमारा पॉलीमर हो जाता है। मतलब इसको ये सेम ही चेन में ये रिपीट हो रहा है n बार, ठीक है। अब ये देखो, मोनोमर में डबल बॉन्ड एंड पे थे, जब ये अल्टरनेट हो जाएगा, ये डबल यहाँ आएगा, ये डबल यहाँ चला जाएगा, तो जो पॉलीमर बनेगा उसमें डबल बॉन्ड बीच में आएगा। और आपको पता होगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉली आइसोप्रीन। इसी का दूसरा नाम क्या है? हम नेचुरल रबर, ठीक है। अब नेचुरल रबर में आप देखोगे डबल बॉन्ड बीच वाले दोनों कार्बन के पास है और एंड में एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। जब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4, ठीक है। अभी इसमें और क्या दे रखा है? सिंस ईच रिपीटिंग यूनिट इन पॉली आइसोप्रीन कंटेन्स डबल बॉन्ड। अभी दिखाया मैंने, हर एक पॉली आइसोप्रीन में, हर नेचुरल रबर के जो पॉलीमर होता है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। इट में आइदर हैव सिस और ट्रांस ओरिएंटेशन। डबल बॉन्ड देखो, ये है, ये वाला स्ट्रक्चर पकड़ो आप, ये वाला
दो एंड में थे, सेम यही स्ट्रक्चर था, बस इसको ऐसे रिप्लेस ऐसे लिख दिया गया है, बाकी है तो सेम वही स्ट्रक्चर। तो ये बीच में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड के अराउंड दो ज्योमेट्री हो सकती है, सिस और ट्रांस। तो बस याद रख लीजिए जो नेचुरल रबर होता है उसके अंदर सिस ज्योमेट्री होती है, ठीक है। CH3 आप पास पास आएंगे, ठीक है। हाँ, आगे क्या दे रखा है, नेचुरल रबर हैज़ रिमार्केबल इलास्टिसिटी। जो नेचुरल रबर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी इलास्टिसिटी होती है और लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। मतलब क्या है, जब उसको किसी भी रबर को खींचेंगे तो खींच तो जाएगा वो, बट वापस से जब छोड़ देंगे वो वापस से अपने रिवर्स डायरेक्शन में जाके अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंड तो हो जाएगा, खींच तो जाएगा वो, लेकिन छोड़ देंगे तो वापस से रिवर्स अपनी उसी रेंज में चला जाएगा, उसी शेप में चला जाएगा, ठीक है। नेचुरल रबर कंसिस्ट ऑफ बेस मटेरियल विच इज कोलेटेड सस्पेंशन वाटर इन रबर। बस इतना सा याद कर लीजिए। नेचुरल रबर क्या होता है, इसका बेस मटेरियल क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है डिस्पर्जन रबर इन वाटर, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर, ये किसी का पॉलीमर होता है, मोनोमर क्या होता है, बस याद रख लीजिए। अभी नेक्स्ट करते हैं हम, और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ है हमारी सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, अभी एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर वाले टॉपिक में आपको क्या याद रखना है, बस नाम याद रखने हैं। एग्जांपल आ जाए Ni2, नेम Ni2 सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो एक आ जाएगा स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबर, SBR, ये नाम याद रख लीजिए। दूसरा क्या होता है, नाइट्राइल रबर, ठीक है। और तीसरा क्या है, नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन वाले को हम अभी अच्छे से करेंगे, तो बस और ये लास्ट टॉपिक होगा आपका, ठीक है। अभी क्या करना हमको, नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन। अभी हम करेंगे नियोप्रीन, जो कि एक सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। ये जिसका कॉमन नेम है, इसका केमिस्ट्री में नाम क्या बोलते हैं, इसको पॉलीक्लोरोप्रीन। जैसे नेचुरल रबर को बोलते थे पॉली आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। अभी जैसे कि इसका केमिकल नेम से आपको पता चल गया होगा, इसका पॉलीमरिक नेम क्या होता है, इसका पॉलीक्लोरोप्रीन। तो इसके मोनोमर यूनिट का नाम क्या आएगा, बस पॉली हटा देंगे, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन इसकी मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीक्लोरोप्रीन, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, नियोप्रीन बोल देते हैं, ठीक है। जो कि नेचुरल रबर होता है, ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है। दिखने में कैसी होती है, आपने आइसोप्रीन किया था नेचुरल रबर में, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर बना दो, लेकिन क्या करना है बस आपको, अब की बार सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड CH2, बट ऊपर जो CH3 था उसकी जगह उसको हटा के रिप्लेस क्लोरीन लगा देंगे। तो ये हमारा मोनोमर बन गया, ये हमारा मोनोमर बन गया क्लोरोप्रीन। जब इसको रिपीट कराएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, एन यूनिट इसकी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 CCl डबल बॉन्ड CH2, ऐसे जुड़ता जुड़ता N, ये हमारा पॉलीमर बन गया। इस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, नियोप्रीन। ये हमारा सिंथेटिक रबर होता है, बस याद रख लीजिए। और आगे इसकी देख लेते हैं। एज इंडिकेटेड इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसा कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला में दिखाया गया है, क्लोरोप्रीन इजीली रिलेटेबल केमिकल टू नेचुरल रबर। क्लोरोप्रीन जो भी होता है, जो मोनोमर यूनिट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रबर से मिलता जुलता है, ठीक है, केमिकली मिलता जुलता है। बस एक CH3 को रिप्लेस करके क्लोरीन तो लगाया हमने। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हाइड्रोजन बाय क्लोरीन प्रोड्यूसेस सुपीरियर रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने अगर Cl लगा दिया ना, तो ये हमारा नियोप्रीन बन जाएगा। लेकिन एक Cl को लगाने से कितना क्या फ़ायदा मिलेगा हमको, एक सुपीरियर रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, मतलब ये रेजिस्टेंट हो जाएगा वेजिटेबल और मिनरल ऑयल से, मतलब इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करने लग जाएगा, ठीक है। और अकाउंट्स फॉर ग्रेटर सोलिबिलिटी ऑफ नियोप्रीन इन पोलो सॉल्वेंट, और इसकी सोलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी पोलो सॉल्वेंट्स के अंदर। एक Cl को हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर देंगे और नियोप्रीन बना देंगे, तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो सुपीरियर क्वालिटी हो जाएगी इसकी, पोलो सॉल्वेंट में इसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सब करने हैं, आगे देख लीजिए। इसके यूज़ कहाँ होते हैं, फॉर मेकिंग होसेज, गैसकेट्स एंड ट्यूबिंग फॉर कैरिंग कोरोसिव गैसेज, ठीक है।
कोरोसिव गैस, जंग लगाने वाले गैसेज और ऑयल्स उनसे बचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेकिंग स्पंजेस, जो स्पंज होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स, उनको बनाने में काम आता है। ठीक है, बस ये वाला चैप्टर आपका इतना ही था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।